ला 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 ला। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो जेम्स थर्बर की लिखी हुई द सीक्रेट लाइफ ऑफ वॉल्टर मिटी है। इस कहानी को हमने खास आपके लिए हिंदी में अनुवादित करा है। तो आओ सुनो 75वीं कहानी, वॉल्टर मिटी की अजीब दास्तान, एक नए अंदाज में। आगे बढ़ो, चलो चलो चलो, आगे बढ़ो। कमांडर वॉल्टर मिटी ने जोरों से अपनी रौबदार आवाज में आदेश जारी करे। सफेद कपड़ों में खड़े होकर, वर्दी में खड़े होकर वो अपने डेक से दूर समुद्री तूफान का आंकन कर रहा था, उसको आंक रहा था, जो कि तेजी से उसके जहाज SN 202 की तरफ अग्रसर था। बगल में खड़ा लेफ्टिनेंट बर्ग बोला, सर अगर आप मेरी बात माने तो अगर मेरी बात माने, मुझसे पूछेंगे ना तो मैं यही सलाह दूंगा कि इस तूफान का सीना चीर पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है सर। सर भलाई इसी में है कि आप आदेश जारी करें फौरन, तुरंत, कि जहाज का रुख मोड़ दिया जाए। उसको घूर कर कमांडर मिटी ने बोला, तुमसे पूछ कौन रहा है? और ये कहकर आगे बढ़ गया। चलो चलो चलो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जहाज का मुआयना करते करते कमांडर मिटी इधर उधर देख रहा था और हर एक सैनिक को आदेश जारी कर रहा था, सारे इंजन ऑन करो, 8500, 8500, 6000, 6000 इंजन, सर्च लाइट्स ऑन करो, सर्च लाइट्स ऑन करो फौरन। उसका आदेश का पालन करने के लिए फौरन सभी सर्च लाइटें ऑन हुई और सारे इंजन टक 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 करते हुए, जोर से शोर करते हुए चालू कर दिए गए। एक साथ सभी लोग जुट गए अपने कमांडर के आदेशों का पालन करने के लिए। उसके बाद अचानक जब एक बार फिर मुआयना करने के लिए कमांडर मिटी इधर से उधर जहाज का पे टहल रहा था, वो देखता है कि पायलट के जो कैबिन है उसकी खिड़की पर बर्फ की तह जमनी शुरू हो चुकी है। ऑक्सेट, अभी अभी के अभी। उसने कमांड जारी करा तो लेफ्टिनेंट बर्ग बोला, ऑक्सेट तुम। कमांडर मिटी आगे बोलता है, इंजन 8005, चौथा इंजन भी चालू होता है। जोरों की आवाज आ रही है, टपोके 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 टपोके। और इसी स्वर के, इसी ध्वनि के बीच में एक बार फिर कमांडर मिटी की जोरदार रौबदार आवाज चीरते हुए बोलती है, तीसरा खेमा बर्ग, तीसरा खेमा। लेफ्टिनेंट बर्ग तुरंत अपनी जगह छोड़कर तीसरा खेमा पकड़ता है और बोलता है, रॉजर दैट सर। हैरत की बात थी, 5 मिनट पहले जिस जहाज के, यानी कि नौसेना के SN 202 के जहाज के सारे सैनिक ये मान चुके थे कि इस तूफान के सामने उनके घुटने टेकने तय हैं और उनका मरना निश्चित है, ठीक 5 मिनट बाद वही सारे सैनिक अपने कमांडर के आदेशों का पालन करने में कार्यरत थे। कुछ ऐसा था कमांडर वॉल्टर मिटी। बगल में एक सैनिक ने अपने दोस्त से बोला, साथी से बोला, यार कमांडर तो आज एक बार फिर तूफान का सीना चीरकर कश्ती पार ले जाएगा तूफान के। हाँ तो और क्या, कोई शक? उसका साथी बोला। तीसरा सैनिक बोला, अरे आज तक इस दुनिया की किसी भी फौज में कोई ऐसा सैनिक, ऐसा धुरंधर पैदा ही नहीं हुआ और ना कभी होगा जो कि कमांडर वॉल्टर मिटी जैसा हो। इस तूफान का सीना चीरना तो केवल वॉल्टर मिटी ही जानता है। मिटी की तारीफें यहां चल रही थी कमांडर मिटी की एक तरफ, दूसरी तरफ चारों ओर इंजन जो थे बहुत तेज, जो टपक पॉकेट 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 आवाज कर रहे थे, उनकी ध्वनि गुंजायमान कर रही थी पूरे वातावरण को। और इधर तूफान तेजी से SN 202 की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। और अचानक वॉल्टर मिटी जोर से चिल्लाता है, कमांडर वॉल्टर मिटी, तेज और तेज, आगे बढ़ो, चले चलो, हम करके दिखाएंगे, हम इस तूफान का सीना चीर देंगे, तेज और तेज, धीरे 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 धीरे। समझ नहीं आ रही तुमको? मैं तुमसे तब से बोले जा रही हूं कि धीरे धीरे चलाओ। अरे 55 पार कर चुके हो, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे 40 से ऊपर की रफ्तार कार में पसंद नहीं है। वॉल्टर मिटी
जो कुछ देर पहले अपने ख्यालों की दुनिया में कमांडर वॉल्टर मिटी बने हुए थे, अपना पसीना पोंछते हैं और हक्के बक्के हो अपने सीट में बैठी बगल में बैठी औरत को देखते हैं कुछ हैरत से। क्या हुआ? अरे तुम्हारी पत्नी हूं, पत्नी, पहचानो मुझे। फिर से तुम्हें वही दौरा पड़ा है ना? पड़ा है ना? थक गई हूं मैं शादी को समझाते समझाते कि भैया डॉक्टर रेनशॉ से आज जाके मिल लो, डॉक्टर रेनशॉ से मिल लो, अपॉइंटमेंट ले लो, लेकिन नहीं। अरे इस घर में मेरी सुनता कौन है? सुनता कौन है इस घर में मेरी? कितनी बार इसको बोला है, अब गाड़ी पर ध्यान दो, स्टीयरिंग सामने देखो, सड़क सामने है। अरे पत्नी हूं तुम्हारी। एक बार फिर वॉल्टर मिटी ने अपना पसीना पोंछते हुए अपनी पत्नी को देखा और बोला, हाँ हाँ हाँ। अरे क्या हाँ हाँ लगा रखी है? रुको, अब बिल्डिंग आ गई है। और सुनो, मैं जा रही हूं, आधे घंटे में मेरे बाल कट जाएंगे। ठीक आधे घंटे में मुझे होटल की लॉबी में मिलो। और बात सुनो, अपने ओवर शूज खरीद लेना, समझे? ये कहकर मिसेस मिटी गाड़ी से बाहर निकली और फटाक से दरवाजा बंद कर दिया। बेचारा वॉल्टर मिटी अभी ख्याली दुनिया से असली दुनिया में आने का सदमा झेल ही पाया था कि एक बार फिर मिसेस मिटी ने गाड़ी के शीशे को खटखटा कर बोला, सुनो, दास्ताने दास्ताने कहां है तुम्हारे? हाँ पहन रहा हूं। और ओवर शूज देना मत भूलना। अरे पर ओवर शूज नहीं, पर ऐसा है ना, पर ना अगर ना मगर। ये इस किस्से को हम खत्म कर चुके हैं कल ही। ओवर शूज लिए जाएंगे तो लिए जाएंगे। अरे बुढ़ा गए हो, अब जवान थोड़ी रह गए हो। ओवर शूज खरीद के मुझे ठीक 30 मिनट बाद मिलो, समझे? इधर मिसेस मिटी सैलून के अंदर चली जाती हैं। वहां बेचारा वॉल्टर मिटी हकलाकर हड़बड़ाकर अपने दास्ताने पहन रहा है और एक हाथ से अपनी स्टीयरिंग व्हील चलाते हुए आगे बढ़ रहा है। आगे बत्ती लाल होती है, वॉल्टर मिटी वहीं रुक जाता है और आराम से धीरे धीरे दास्ताने पहनने लगता है। तभी अचानक खट से कोई उसके बोनट पे पीटता है और बोलता है, चलो चलो भाई, चलो चलो। अरे देख नहीं रहे हो क्या? अरे बत्ती लाल से हरी हो गई है, चलो चलो चलो। एक बार फिर बेचारा वॉल्टर मिटी हड़बड़ाकर सकपकाकर तेजी से ब्रेक लगाता है और फिर दोबारा ब्रेक लगाकर एक्सीलरेटर दबाता है। गाड़ी तेजी से ले जाता है। पार्किंग कुछ दूर पर ही थी। पार्किंग के पहुंचने के पहले बाईं ओर उसको एक पीली बिल्डिंग दिखती है। अरे ये तो अस्पताल है। अस्पताल, डॉक्टर रेनशॉ, अस्पताल। और एक बार फिर वॉल्टर मिटी धीरे धीरे अपने ख्यालों की, ख्वाबों की दुनिया में फिसलता जा रहा है। उसका सिर चकरा रहा है, स्टीयरिंग उसके हाथ में है, बिल्डिंग उसके सामने है। अस्पताल, डॉक्टर रेनशॉ, अस्पताल, डॉक्टर रेनशॉ। कुछ नर्स और वार्ड स्टाफ स्ट्रेचर पर एक आदमी को ला रहे थे। वेलिंगटन मैकमिलन, वो खराबपति बैंकर, एक नर्स मिटी की ओर देखकर बोला, काफी बुरी हालत है, जिंदगी और मौत के बीच का फासला कम होता जा रहा है। ओह, मिटी ने सोचा। डॉक्टर रेनशॉ और डॉक्टर बेनबाओ को ओटी की तरफ भागते देखा। डॉक्टर वॉल्टर मिटी भी ओटी के अंदर दाखिल होता है। किसका केस है ये? मेरा और बेनबाओ का, डॉक्टर रेनशॉ बोले। अच्छा हुआ तुम भी आ गए मिटी, ये केस पेचीदा मालूम होता है। न्यूयॉर्क से डॉक्टर रेविंगटन और लंदन से डॉक्टर पिचर्ड को भी बुलाया है मदद के लिए। मेरे सर्जिकल ग्लव्स, डॉक्टर वॉल्टर मिटी ने गर्दन घुमाकर कहा, और ग्लव्स पहनते ही वो अपने काम पर लग गया। पीछे खड़े वार्ड बॉय और नर्स फुसफुसा रहे थे, अरे ऐसे टक्कर के सर्जन के होते हटे ये खराबपति मैकमिलन मर ही नहीं सकता, इसको मौत के मुंह से निकाल लाएंगे डॉक्टर मिटी। वॉल्टर मिटी मुस्कुराया। उधर रेनशॉ और बेनबाओ सांस रोके खड़े थे। प्रिचर्ड और रेमिंगटन बोले, अरे मिटी तो इसी अस्पताल में है, फिर हमारी क्या जरूरत? क्या किताब लिखी है आपने डॉक्टर मिटी, साफ पता चलता है कि आपको कितना ज्ञान है इस विषय पर। तभी बड़ी मशीन से कुछ अजीब सी आवाज आई, पट 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 पीप 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 पीप। पीछे खड़ा मेडिकल इंटर्न बोला, डॉक्टर साहब एनेस्थाइजर तो गया, अब हम क्या करेंगे? पूरे ईस्ट कोस्ट में इसकी मरम्मत करने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर मिटी चुपचाप मशीन की ओर बढ़े, अपनी जेब से एक फाउंटेन पेन निकाला और उस भीमकाय मशीन में अटका कर बोले, हमारे पास सर्जरी पूरी करने के लिए सिर्फ 10 मिनट हैं,
तब तक ये पेन मशीन को चालू रखेगा। सभी के चेहरों पर डॉक्टर मिटी के लिए इज्जत और प्रशंसा झलक रही थी। ये केस अब तुम ही संभालो मिटी, तीनों एक्सपर्ट्स ने हाथ खड़े करते हुए कहा। तो डॉक्टर वॉल्टर मिटी, वो प्रख्यात सर्जन, जुट गया खरबपति मकबलन की जात मचाने में। मिटी ही संभाल सकता है अब ये पेचीदा केस। संभालो मिटी, संभालो संभालो संभालो, संभाल कर। पार्किंग लॉट में खड़े उस लड़के ने चीखते हुए मिटी की गाड़ी पीटी। अरे गलत लाइन में लगा रहे हैं आप अपनी गाड़ी, पीछे, हाँ थोड़ा और पीछे। चलिए एक काम करिए, आप उतरिए, गाड़ी मैं पार्क कर देता हूं, लड़के ने वॉल्टर मिटी से कहा। हैरान पसीने पसीने हो मिटी चुपचाप गाड़ी से उतरा और पार्किंग लॉट से बाहर जाने लगा। अरे साहब चाबी देना भूल गए, लड़का पीछे से चिल्लाया। मिटी ने उसकी ओर चाबी उछाली और पार्किंग लॉट से बाहर निकल गया। कैसे अजीब होते हैं पार्किंग लॉट वाले लड़के, अखड़, उसने सोचा। वो लोग अक्सर मिटी की हंसी उड़ाया करते थे, लिहाजा वो मिटी को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। एक बार टायर बदलने गया तो लड़का हंस पड़ा दुकान पर मिटी को देखकर। भला बताओ, टायर बदलने भी कोई दुकान आता है? तब से वॉल्टर मिटी जग हंसाई से डर से जब भी दुकान पर टायर बदलवाने जाता हमेशा अपने दाएं हाथ को स्लिंग में डाल लेता। अब एक हाथ जख्मी हो तब तो यह तय है कि इंसान खुद टायर बदल नहीं सकता। ओहो, तभी मिटी का पांव कीचड़ में धंस गया। ओह, ओवर शूज भी तो खरीदने थे, मिटी ने घड़ी देखते हुए सोचा। ओवर शूज लेकर बाहर निकला तो याद आया कि एक और चीज खरीदनी थी, पर याद नहीं आ रही थी। टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन, कंघा, तेल नहीं, बाइकार्बोनेट, रेजर ब्लेड्स, कार्बोनडम, देखो अभी याद नहीं आ रहा है। फिर वो आकर चिल्लाएगी, मैंने कहा था ना कि वो क्या क्या है उसका नाम लेते आना, फिर भूल गए। ये सब सोचता वॉल्टर मिटी चलता चला जा रहा था कि बगल से एक छोटा लड़का अखबार बेचते हुए निकला। वाटरबरी मामले की ताजा खबर, वाटरबरी मामले की ताजा खबर, वाटरबरी मामले की ताजा खबर। शायद ये देखकर तुम्हें सब याद आ जाए वॉल्टर मिटी, वकील ने कटघरे में खड़े मुल्जिम से पूछा। देखा है पहले कभी इसे? बाकायदा, ये मेरी वेबले विकर्स 50.80 है। जी हां, ये मेरा ही रिवॉल्वर है। कोर्ट में उपस्थित लोगों ने आपस में बातें करना शुरू कर दिया। ऑर्डर, ऑर्डर, जज साहब ने मेज पर हथौड़ा पीटते हुए कहा। तो मिटी, तुम्हारा मानना है कि तुम किसी भी बंदूक से अचूक निशाना लगा सकते हो, साध सकते हो? वकील ने मिटी को अपने शब्दों के जाल में फांसते हुए पूछा। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मिटी का वकील उठ खड़ा हुआ। मैं अदालत में साबित कर चुका हूं कि मेरा मुवक्किल गोली चलाने की हालत में था ही नहीं, तो फिर क्या मतलब है इस जिरह का? विपक्ष के वकील ने फिर पूछा। क्यों मिटी, बोलो, चला सकते हो बंदूक? हां, चला सकता हूं और मेरा निशाना कभी नहीं चूकता, चाहूं तो बाएं हाथ से, चाहूं तो दाएं हाथ से। तैश में आकर वॉल्टर मिटी जो बोला तो अदालत की आखिरी बेंच पर बैठी वो युवती दौड़ती हुई मिटी के गले से आ लगी। एक बार फिर अदालत में उपस्थित लोग फुसफुसाने लगे, बातें बनाने लगे। तभी वकील मिटी की ओर लपका। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मिटी, एक कुत्ता भी कुत्ते की बिस्किट लाने को कहा था उसने। वॉल्टर मिटी अपने ख्यालों की दुनिया से वापस असली दुनिया में आया और दुकानदार से कहा, कुत्ते के बिस्किट चाहिए मुझे। कौन से ब्रांड के? दुकानदार ने पूछा। वो जिस पे लिखा होता है कि कुत्तों के पसंदीदा। एक हाथ में कुत्तों के बिस्किट का डब्बा लेकर और एक हाथ में अपने ओवर शूज़ का डब्बा लेकर वॉल्टर मिटी होटल पहुंचा। मिसेस मिटी सैलून से सीधे वहीं पहुंचने वाली थी। मिटी खिड़की के पास चमड़े के गुदगुदे सोफे पर जाकर बैठ गया और सामने मेज पर पड़ी मैगजीन उठाई। लिबर्टी के उस संकलन में पहला ही लेख था, क्या जर्मनी हवाई हमले से विश्व विजय प्राप्त कर सकता है? सर, इस लगातार गोलीबारी से रैली और हमारे अन्य सैनिकों और अफसरों को बहुत नुकसान पहुंचा है। कुछ तो थक कर चूर हो गए हैं और कुछ पगला से गए हैं। उनके लिए क्या आदेश है सर? सार्जेंट ने पूछा। कैप्टन वॉल्टर मिटी ने कहा, उन्हें विश्राम करने का आदेश दो। इस सॉर्टी पर मैं अकेला ही जाऊंगा। पर सर, ये नामुमकिन है। इस लड़ाकू बॉम्बर विमान को चलाने के नियमों के अनुसार इसमें कम से कम 2 विमान चालक होना जरूरी है। नियम और कानून मुझे मत सिखाओ सार्जेंट।
ज़रूरी होगा, पर मेरे लिए नहीं। मैं अकेले ही उड़ान भरूंगा। इसके सिवा हमारे पास चारा ही क्या है? सर, इसके अलावा दुश्मन के आर्चीज हम पर लगातार गोलीबारी कर रहे हैं। यहां से सॉलियर तक वॉन रिचमंड का तमाशा चल रहा है। वॉल्टर मिटी ने एक हाथ उठाते हुए कहा, हमें वो बारूद का डेपो उड़ाना ही होगा। ब्रांडी? ये कह के उसने 2 गिलासों में ब्रांडी डाली, सार्जेंट को दी और एक खुद पी ली। सार्जेंट, जो पहले से ही कैप्टन वॉल्टर मिटी का कायल था, अपने हीरो को बस देखता ही रह गया एकटक। कैप्टन वॉल्टर मिटी ने अपनी वेबले विकर्स पिस्तौल निकाली और कमर पे बांध ली। 40 किलोमीटर तक नर्क है सर, सार्जेंट बोला। जिंदगी एक जंग ही तो है सार्जेंट। और ये कहकर अपनी पसंदीदा गाने की धुन गुनगुनाते हुए कैप्टन वॉल्टर मिटी लड़ाकू विमान की तरफ बढ़ने लगा। आसपास भयंकर गोलीबारी हो रही थी। बूम! मिटी ने लड़ाकू विमान का इंजन चालू किया। टपक के 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 टपक के। तभी ऊपर से एक बम आके गिरा उसके बगल में। धप बूम धप बूम धप धप। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और जोर से हिलाया। अरे यहां कोने में बैठे रहोगे तो क्या खाक तुम्हें ढूंढ पाऊंगी? मिसेस मिट्टी झल्ला कर बोली। दूर की चीजें पास आती दिख रही हैं, मिट्टी बुदबुदाया। है? क्या कह रहे हो? अच्छा, वो खरीदा, वो क्या, कुत्ते की बिस्किट? मिट्टी ने कुत्ते का बिस्किट का पैकेट मिसेस मिट्टी को दिखाया। और डब्बे में क्या है? ओवरशूज। अरे तो पहनो इसे, क्या सर पे रखने के लिए खरीदे हैं? मैं सोच रहा था, वॉल्टर मिटी बोला। क्या तुम कभी ये समझ सकती हो कि मैं सोचता भी हूं? उसकी पत्नी ने उसे घूर कर कहा, घर चलो, तुम्हारा बुखार नापती हूं। मिस्टर और मिसेस मिटी होटल के गोल घूमने वाले दरवाजे से होते हुए बाहर आए और पार्किंग की ओर चल पड़े। पर पार्किंग से पहुंचने के पहले ही मिसेस मिटी ने कहा, 1 मिनट, मैं अभी आती हूं, यहीं रुको। और ये कह के वो एक दवाई की दुकान में घुस गई। मिटी वहीं रुक गया। 1 मिनट कब का बीत चुका था। मिटी ने सिगरेट सुलगाई। बारिश भी शुरू हो गई थी। वो दवा की दुकान की बाहरी दीवार से एक टांग टिकाए खड़ा था। भाड़ में गया रुमाल, वो बोला, और सिगरेट वहीं तोड़ मरोड़ कर फेंक दी। और फिर मंद मंद मुस्काते हुए वो फायरिंग स्क्वाड के सामने सीना तान कर खड़ा हो गया और खड़ा रहा, बिना हिले, अडिग, अचल। वो मौत से नहीं डरता था और फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा गोलियों की बौछार झेलता रहा आखिर तक। वॉल्टर मिटी, वो साहसी, अद्वितीय, अकल्पनीय शख्सियत। ला 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 ला